खूंखार कुत्तों के काटने का वाकया वहां पर पेश आया है। मिठाई बेचने वाले लड़के को काटकर शदीद जख्मी कर दिया है। क्या लाहेमल तैयार किया जाएगा, क्या फैसला हुआ है इजलास में? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मेरे साथ मौजूद हैं बोल टीवी के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, काफ़ी हलचल रही है इस पूरे हफ्ते में और ज़्यादा जो हलचल मचाई है वो बड़े मियाँ साहब की मेडिकल रिपोर्ट ने और उस पर जो डॉक्टर शहबाज गिल है उनके रद्द-ए-अमल ने। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इनकी शादी करवा दें, कुछ इनके दिल के हालात ठीक हो जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह का तबसरा होना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा हो गया है इस तरह की बात पर। लगारी साहब, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या उसको अदालतों में सेटिस्फाई जस्टिफाई कर पाएंगे? और दूसरा, शहबाज गिल साहब के रद्द-ए-अमल पर आप क्या कहेंगे? देखें, इसको जस्टिफाई करना या ना करना मेरा काम नहीं है। वो जो मुताल्लिका इदारे हैं वो इसको जस्टिफाई करें। मियां साहब कर पाएंगे, मैं ये कह रही हूं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मियां साहब को वो निकालना चाहते थे और मियां साहब जाना चाहते थे। ये दोनों चीज़ें थी, एक साथ चल रही थी। वज़ीर आज़म चाहते थे किसी तरीके से जेल से निकलो। पिछले दफ़ा भी वो कहते यार किले मच्छर बड़ा काट देने, वो मच्छरों से उस वक्त भी डरते थे। अब भी शायद यही सूरत हाल थी। डील के बाद ये सारे मामलात हुए। सबको पता है कि किस तरह से जनाब इमरान खान साहब ने हर चीज़ पर सरेंडर किया। 60 अरब लेंगे, ज़मानत लेंगे, उसको सरेंडर कर लिया। फिर उसके बाद जनाब उन्होंने अपने लोगों को कहा कि रिपोर्टें कैसी बनाएं। ये रिपोर्ट तो वज़ीर सेहत मोहतरमा यास्मीन राशिद ने बनाई थी, या वो बता रही थी कि क्या सूरत हाल है सेहत की, या डॉक्टर फैसल साहब बता रहे थे। सरकारी जो हैं वो बने हुए थे बोर्ड, वो सरकारी बोर्ड बता रहे थे, सूबाई बोर्ड बता रहे थे, और वफाक में हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी तरफ से इंक्वायरी कर रहा था। नतीजा क्या निकला? उन्होंने कहा जी ये बीमारी है और बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसको। ये रिपोर्टें सरकारी थी, मियां नवाज शरीफ ने बोर्ड नहीं बनाया था, मुस्लिम लीग नून ने ये बोर्ड नहीं बनाया था, ये बोर्ड बनाया था हुकूमत ने। और हुकूमत चाहती थी कि इस तरह की रिपोर्टें लेने के बाद इनको आराम से रवाना कर दिया जाए। अब ये जो बात होती है ना, वापस लाएंगे, वापस लाने के लिए कार्रवाई हो रही है, सब दास्तानें हैं, किस्सें हैं, कहानियाँ हैं। जो हुकूमती वज़रा हैं वो तो इस रिपोर्ट को झूठा कह रहे हैं, फिर उसको जोड़ रहे हैं मरीम नवाज़ के बयान से। जो मरीम नवाज़ ने कहा था ना कि मैं तो अगली फ़्लाइट से मियाँ साहब को बुला लूँ अगर उनको इस हुकूमत से ख़तरा ना हो, तो वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो ठीक होना न वो तो डॉक्टर तय करेंगे ना। देखें, उसके बारे में रिपोर्ट जो भी आई है उसके बारे में महकमा सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास जाए वो बताएं, डॉक्टर फैसल के पास जाए वो बताएं, जिस मेडिकल बोर्ड ने इनका चेकअप किया था वो मेडिकल बोर्ड बताए कि जनाब आप इस रिपोर्ट से मुतमईन है या नहीं है। तो वो जाकर, असल में इन्होंने छेड़ना ही नहीं है ये मसला, उन्होंने लाना नहीं है, उन्होंने आना नहीं है। ये सारे का सारा मिली भगत के तौर पर चल रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें लगे कि जनाब हुकूमत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है कि मियां नवाज शरीफ को ले आएँ और जाकर उनको वापस जेल में रख दें। उनका कोई शौक़ नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जेल में रखें। उनका यही है कि बाहर रहें, यार अच्छा है बाहर ही रहें। इस स्टोरी का एक रुख और भी हो सकता है। जो मरीम नवाज़ गाहे बगाहे इस तरह के बयान देती हैं, अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके आने की बात करते रहना मरीम नवाज़ के लिए भी ज़रूरी है ताकि पार्टी आपस में इंटैक्ट रहे, वोट बैंक इंटैक्ट रहे, कि उनको पता रहे कि भाई हाँ मियाँ साहब आ भी सकते हैं। ये तरीक़ाकार है ना कि वो इस तरह से। मैंने ये कहा कि न तो वो आना चाहते हैं न तो ये लाना चाहते हैं। असल मसला ये है, इनके दिल में ये बात है, अगर उनके आने की बात होती तो अगली फ्लाइट लें और पहुंच जाएं। वे अपना मुल्क है, आप 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, आपको जेल जाना है, जेल चले जाएं। मैं गारंटी देता हूं कि वो इसको हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उस सूरत हाल को कि मियां नवाज शरीफ जेल में बैठे हों। ये पाकिस्तान की जो हैयत मुक़्तदरा है वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि वो आएँ और जेल में बैठे रहें। तो एक अजीब सूरत हाल पैदा हो सकती है जिस वजह से वो नहीं हुकूमत लाना चाहती। चलिए अब आ जाते हैं शहबाज गिल के रद्द-ए-अमल पर। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड से पता नहीं ये स्टोरी लिखवाई है, इनको फिल्मों में भी काम करने का शौक है, फिर इनकी शादी करवा दें, कुछ इनके दिल के हालात ठीक हो जाएं। मेरे ख्याल में ये बचकाना, बहुत ही बचकाना तबसरा है। इस तरह का तबसरा उनको ज़ेब नहीं देता है। और एक बहरहाल आप 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, आप उनके साथ जो करना चाहते हैं, जो आप जिस तरह से ट्रायल करना चाहते हैं, जिस तरह से उन्हें सजाएं देना चाहते हैं, ये बिल्कुल। लेकिन मॉरलिटी भी तो होती है यार, कोई थिक्स भी होते हैं, तरीक़ाकार भी होता है। यानी आप ये मयार रह गया है आपके मुशीरों का कि वो इस तरह के बैठ कर तबसरा करें कि 70 साल से ऊपर की उम्र के शख्स के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करें कि जनाब एक और शादी करा दें, ये करा दें। तो ये मुनासिब बात है कि इस तरह की बात की जाए। और आपको इसलिए ये मनसब दिया गया है कि आप बैठ कर इस तरह की बातें करें और जिन पर अफसोस लोग करें या बैठकर दुख करें या कहें कि यार ये क्या बात है, किस तरह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा।
चलिए लगारी साहब आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा कुछ बात करते हैं सेनेट की। फजा गिलानी साहब नहीं पहुंचे, कोई फौतगी थी, किसी कुल की रस्म में उनको शिरकत करना थी, जो कुछ भी वो मामला हुआ, उसके बाद इस अहम मौके पे उनके ना पहुंचने पर उन्होंने उसको शायद रिपेयर करने के लिए या फिर जिस तरह भी, ये आप बताएंगे ज़्यादा बेहतर, अंदर की बात क्या है, जो इस्तीफ़ा उनकी जानिब से दिया गया है, शाह साहब ने उस पर तबसरा दिया कि ये तो कुर्सी से चिपके रहेंगे, ये ड्रामा है जो इस्तीफ़ा दिया गया। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के इस तर्ज अमल पर मैं भी तबसरा कर चुका हूँ और लोग भी तबसरा कर चुके हैं। ये बचगाना हरकत थी उनका, ना आना ये अपोजिशन के लिए एक गलत मैसेज था। लेकिन वो कह रहे हैं कि रात को 12 बजे ये मैसेज डिलीवर किया गया कि इजलास हो रहा है, और वो सुबह उन्होंने जाना था। जो हमारे ग़ुलाम रब्बानी खर साहब थे, मुजफ्फरगढ़ से मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं वो, और वो कई बार मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं, और वो वालिद हैं वज़ीर ख़ारजा, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर के, और उनके एक बेटे भी इस वक्त मेंबर हैं, 2 बच्चे उनके मेंबर हैं कौमी असम्बली के, और वो ख़ुद भी कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं। तो उनकी ताज़ियत के लिए जाना था उन्होंने। हमें भी इस बात पर नाराज़गी थी कि आप बाद में ताज़ियत के लिए जा सकते थे, आप नहीं जाना, आपको वहाँ पहुँचना चाहिए था। वो पर नहीं पहुँचे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मॉरलिटी, अपनी जिम्मेदारी महसूस की कि मैं रिज़ाइन कर दूँ, आकर फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा। अलामती नहीं था, ये वाकई उन्होंने फील किया। तो उन्होंने कहा ये अलामती नहीं था, उन्होंने फील किया, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर आकर कहा कि जी मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। उनने अपनी पार्टी को भी भिजवा दिया रिज़ाइन। अब इसके ऊपर तबसरा कर रहा है कि ये ड्रामा हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है, ये और फिर वो उन्होंने नून लीग के तर्जमान बनकर बात की कि आप नून लीग को डिच कर रहे हैं, नून लीग के साथ ये कर रहे हैं। ये शिकायतें हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की। शाह महमूद कुरैशी साहब कल तो पीपल्स पार्टी में थे, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे अपनी पार्टी के, और वो पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। अब आप नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भाई इमरान खान साहब कहाँ गए, आप उनके साथ खड़े हो, उनकी नुमाइंदगी कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, वैसे इनके ना आने से जो भी ये वजूहात पेश कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस खास मौके पर ना आने से इनकी सियासी साख को कोई नुकसान पहुंचा होगा, जिसको ये रिपेयर करने के लिए अब ये बोल रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि साख को नुकसान पहुँचता है। मुझ जैसे आदमी ने, जिसका अमली सियासत से, मैंने एक तज्जिए के तौर पर कहा था कि गलत हुआ है और नहीं अपोजिशन को करना चाहता। मैंने सारी अपोजिशन से खफगी और नाराज़गी का इजहार किया था कि इस तरह से आप लोग जिस तरह कानून साजी में हुकूमत को सपोर्ट करते हैं ये ठीक नहीं है। लेकिन उनकी लॉजिक्स भी थी कि जरा मैं ताज़ियत के लिए जा रहा था और मेरा प्रोग्राम पहले से तयशुदा था, तब भी नहीं जाना चाहिए था। मेरा अब ये कहना है कि नहीं जाना चाहिए था, और वो डेंट पड़ा था, यकीनन पड़ा था, लेकिन उन्होंने उसको वो किया है, रिपेयर किया है उस डेंट को, और उन्होंने जाकर मॉरली अपनी जिम्मेदारी महसूस की, और मॉरली उन्होंने जाकर कह दिया कि जी मैं सबमिट कर रहा हूँ। बड़े कदावर शख्सियात हैं, शाह साहब भी और गिलानी साहब भी, तो ये तो फिर इस तरह की बातें होने लगी, 2 पीरों की आपस में चपकलिश और इस तरह की बातें। मैंने ये कहा था कि मूसा पाक शहीद के सज्जादा नशीन और मखदूम बहाउद्दीन ज़िक्र मुल्तानी के सज्जादा नशीन एक दूसरे के साथ टकराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने मनसब का ख्याल नहीं रखा, अपनी हैसियत का ख्याल नहीं रखा। उनने इस तरह से जाकर तबसरा किया है, वो भाई रिज़ाइन कर रहे हैं, आप उनका और देखें, आगे चल कर देखें, फिर आप बात करें, लेकिन उन्होंने ये मुनासिब नहीं किया। मैं तकरीबन सब ने यही कहा कि मुनासिब नहीं। चलें आगे बढ़ते हैं। लगारी साहब, आपको पता है बल्दियाती इलेक्शन है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सरगोदा पहुंचे हुए थे, सियाल शरीफ में उन्होंने खिताब भी किया, काफ़ी उन्होंने तो बहुत दिन हो गए हैं, सियाल शरीफ गए थे और एक बड़ा जलसा किया था सरगोदा के अंदर। ये रिवाइवल जो हो रहा है, ये कह रहे हैं कि पीटीआई के 34 MNA साथ अगर हैं तो हुकूमत गिरा कर दिखा दें। जी किसने कहा? बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून को चैलेंज किया है कि नून लीग हुकूमत गिरा कर दिखा दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नून लीग तो उसकी नीयत नहीं है ना, वो डील करना चाहते हैं, वो डील करना चाहते हैं कि आप मुकदमात नहीं करेंगे, वापस ले लेंगे, ये सब कुछ करेंगे और हमें इस तरह से आप सियासत में खुल खेलने का मौका देंगे, ये तो वो डील करना चाहते हैं। वो इस तरह थोड़ी करना चाहते कि प्रेशर बनाकर अवाम की क़ुव्वत के साथ, अवाम के वोट के साथ, अवाम के दबाव के साथ वो आएँ और कहें कि जनाब ये अवाम मुझे लेकर आए हैं और अवाम के कंधों पर बैठ कर आएँ। ये तो पिछली दफ़ा भी नहीं कर सकते थे। पिंडी में आपने देखा था एक आदमी नहीं पहुंचा था एयरपोर्ट पर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, जब जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे 10 साल का मुआहदा करने के बाद। अब अगर दोबारा वो तशरीफ़ लाएँगे तो पहले तो देखें अवाम की क़ुव्वत से आना और चीज़ होती है, अब डील करके आना दूसरी चीज़ होती है। ये उसको करना नहीं चाहते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। वो रोज़ाना उनकी अपोजिशन अब जो है वो इमरान खान के साथ नहीं है, उनकी अपोजिशन जो है इस वक्त वो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ है। वो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक अपोजिशन करने के, माजी में भी उन्होंने यही किया। जब भी इक़्तिदार में पहला काम यह कि जरदारी को उठाकर जेल में डाल दिया
और वो उस वक्त तक जेल में रहे जब तक कि मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में रहे। दोबारा आए, दोबारा यही किया। तीसरी बार आए तो वो कहते हैं घसीटेंगे हम गलियों में। गलियों में तो नहीं घसीटा, इक़्तिदार जा रहा था, जरदारी साहब फिर मदद करने के लिए आए और पार्लियामेंट में जाकर कहा कि नहीं, इस धरने के जरिए हुकूमत को नहीं जाना चाहिए। अच्छा, क्या आप क्या देख रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन, पीपल्स पार्टी की पोजीशन आप क्या देख रहे हैं, और दूसरा अभी इनका जो लॉन्ग मार्च है उससे आपकी क्या तवक्कुआत हैं? हमें ये देखना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत की पोजीशन जो एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, क्या उसकी क्या पोजीशन रह गई है। लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया है, कई अरकान जो हैं वो राब्ते में है। ये हमें ज़ाती इल्म में भी है, मुझे मालूम है कि कहाँ से कल कैसा हुआ, कल क्या कल नहीं, अभी कुछ दिन पहले का क्या वाक़या हुआ था जब वज़ीर आज़म तशरीफ़ ले गए थे बहावलपुर में। तो क्या हुआ कि अरकान असम्बली जो हैं वो उस प्रोग्राम में नहीं, जो हेल्थ कार्ड तकसीम का प्रोग्राम था, वो उनकी अपनी पार्टी के लोग उसमें शरीक नहीं हुए, उनकी अपनी काबीना के वज़ीर शरीक नहीं हुए, वो नहीं आए हैं। अगर ये सूरत हाल होती है वज़ीर आज़म के साथ कि जनाब अपने लोग ही उन्हें, मरीम नवाज पर सही कहती है ना कि इनकी अपनी पार्टी देखना इनके साथ क्या करेगी, और इनके अपने वजीर इन पर एतमाद नहीं करते। नहीं, इनके अपने वजीरों का इन पर एतमाद नहीं है, और जिन लोगों ने वो जवाब देना है, जाकर लोगों को, वोटर्स को जाकर जवाब देना है। अच्छा, आप इनके साथ वजीर रहे, आप इनके साथ बैठकर इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे, जब हम भूख मर रहे थे, जब हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा था, जब हमें गैस नहीं मिल रही थी और हमारा खाना नहीं तैयार हो रहा था, हम होटलों से लेकर खा रहे थे। होटलों को गैस जा रही है, सिलेंडर के लिए गैस मौजूद है, लेकिन घरों में देने के लिए मौजूद नहीं। ये हुकूमत की अजीब कारकर्दगी है भाई। आप लोग जो हैं जाएं और सिलेंडर, जो जहां सिलेंडर से खाना पकता है वो इस्तेमाल किया जाए। लोगों को अब आम आदमी तो बेचारा जाकर सिलेंडर तो नहीं ले सकता रोजाना के बुनियाद पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लकारी साहब। खैर, देखते हैं अब आगे आने वाले दिनों में क्या बनती है। एक और बहुत अहम प्रोजेक्ट है जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ, वो प्रोजेक्ट है रावी अर्बन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, जिस पर इमरान खान साहब कहते हैं कि कोई सोसाइटी नहीं है, ये हम एक नया शहर आबाद कर रहे हैं, और इस पर अब पंजाब हुकूमत को तरक्याती काम करने की मशरूत इजाज़त मिल गई है। यही कहा जा रहा है कि जिन मालिकान को अदायगियाँ हो चुकी हैं उस हद तक तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन आगे आप काम नहीं कर सकते हैं। अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा सकते हैं, ये सारा मामला आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पहले लाहौर कोर्ट ने अपना फैसला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दिया, और स्टे लोगों के इंटरेस्ट को पेश नज़र रखा सुप्रीम कोर्ट ने कि जिन लोगों का पैसा लग चुका है उन लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। काश इस तरह से हमें और मामलात में भी सोचते। जब यहाँ पर जगहें गिराई जा रही थी उस वक्त भी ये बात ध्यान रखते लोगों का क्या कसूर है, जिन लोगों ने मकान, यही सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना माइंड अप्लाई किया है कि अगर एक चीज़ गलत होगी है तो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। लोगों का नुकसान हो चुका है और उस लोगों का जो है इस नुकसान को वो नहीं करना चाहिए। तो अब अगर वो इसको अपना समझते हैं कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद इससे पूरा हो रहा है, तो आगे चलकर जो मसाइल पैदा होंगे, हम तो लाहौर के लिए भी पानी का मसाइल हैं, अब तक पानी नहीं मिल पा रहा है, और एक जो है वो इंडिया के साथ माहदे की वजह से नहर है जो शहर के अंदर बहती रहती है और वो पानी वहाँ से आता है और यहाँ चलता रहता है। हमारे पास लाहौर शहर में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बहुत नीचे गिर गई है और लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। रावी सूख चुका है। हम रावी के किनारे पर इस शहर को देखते थे और हमने रावी को बहते हुए देखा है और हमने रावी को ठाठे मारते हुए देखा है। ये तो हमारे जनरलों ने, अयूब खान ने जाकर इसको बेच दिया था, रावी को भी बेचा और सतलुज को भी बेचा और ब्यास को भी बेचा है। ये भी ऐसा होता है किसी दुनिया के किसी मुल्क में कि जनाब अपने दरिया बेच दिए जाएँ। अब वहाँ का पानी जो है, अब आप फिर ने क्या किया, आपने तो कह रहे थे कि इंडस को कट लगाया, इंडस पर 3 बैराज बनेंगे, पानी स्टोर किया जाएगा, वो 5 लाख बैराज बनाना जो है मसले का हल है, वो और मसाइल पैदा करने का। टेल से पूछा है आपने, जो दरियाओं के आखिरी कोने पर है उन लोगों से पूछा है आपने दरिया बेचे, आपने सतलुज के उन आबादकारों से जो ज़मीन आबाद कर रहे थे उनसे पूछा था आपने पूछा था कि रावी में हम जो दरिया है हम इसको बेच रहे हैं तो लोगों का क्या होगा। आपने ये तरीका सोचा हुआ है कि जनाब उसको इंडस को कट लगाया और पानी झेलों में डाला, झेलों को कट लगाया, पानी आपने वो ले गए चनाब में और चनाब से कट लगाकर आपने पानी दिया रावी को, और रावी को इस तरह से आबाद करते हैं। तो ये तो ज़ाहिर है पानी कम हो रहा है। और टेल में जो सिंध है, सिंध का क्या बनेगा? सिंध तो ड्राउट हो जाएगा। सिंध में ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो खारा है, कड़वा है, पीने के काबिल नहीं है, इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, फसल उगाने के काबिल नहीं है। पूरे सिंध में सिर्फ टंडोला यार ऐसी जगह है जहाँ पर मीठा पानी मिलता है, वो भी बहुत कम इलाका है। बाकी पूरे के पूरे सिंध में ज़ेरे ज़मीन पानी खारा है। उस पानी को ना तो आप काश्तकारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब उसका क्या होगा अगर आपने पानी ऊपर रोक लिया, आपने रावी प्रोजेक्ट में पानी दे दिया, आपने अपने फसलों को आबाद करने के लिए दे दिया, तो यहाँ का क्या होगा? यहाँ के लोग क्या करेंगे? सिंध में ड्राउट हो जाएगा, सिंध जो है पूरे का पूरा कहत साली का शिकार हो जाएगा और यहाँ पर जो है एक खतरनाक किस्म का जो है वो कहत पड़ेगा। तो इस सूरत हाल को कौन देखेगा? बिल्कुल, लेकिन लगारी साहब अभी इस प्रोजेक्ट से तो ये कह रहे हैं कि जनाब हम नौकरियां पैदा करेंगे तकरीबन 20 लाख लोगों के लिए, 80 लाख लोगों को रिहाइश मिलेगी तकरीबन। और बात है कि यहाँ के किसान भी एहतजाज कर रहे हैं और जो इस प्रोजेक्ट से मुतासर है वो एहतजाज कर रहा है। पहले आप उनको सेटिस्फाई करें, उसके बाद आप नौकरियाँ क्रिएट करके दिखाएं। वैसे तो जो नौकरियों के वादे इनके थे वो तो इन्होंने पूरे नहीं किए हैं, इस प्रोजेक्ट से पता नहीं कौन सी नौकरियाँ निकलेंगी। नहीं, इस प्रोजेक्ट से इनका मसला ये है कि जी सीमेंट बिक रही है, सरिया बिक रहा है, कारोबार हो रहा है, मकान बन रहा है। भाई मकान बनेगा तो मकान लेने के लिए तो वो लेगा ना जिसके पास 2 तरह का पैसा होगा। आप सरकारी मुलाजिम जिसकी तनख्वाह आप मैक्सिमम कहें कि 2 लाख है, वो इतना बचा पाएगा कि आपके इस मकान को ख़रीदेगा? जिसकी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा अगर 5 लाख होगी किसी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह, मुझे नहीं मालूम कि किसी की क्या होती है तनख्वाह, तो वो जाकर शायद अफोर्ड कर सकेगा कि वो अपना माहाना किस्त दे सकेगा। तो क्या पाकिस्तान में या पंजाब में या पंजाब के किसी और डिस्ट्रिक्ट में इतने बड़े 1 लाख लोग ऐसे हैं जितनी इतनी बचतें कर सकें कि अपने बच्चों को भी खिलाएं और बैठ कर ये मकान भी ख़रीदें जो सरकार ये बना रही है? मेरे ख्याल में ये एक नुमाइशी प्रोजेक्ट है। नुमाइशी प्रोजेक्ट तो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन लगारी साहब इसमें ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो लोग जिनकी ज़मीनें हैं उन पर दबाव डाला जाए कि उनको ये कहा जाए कि आप बेचो हमें और उनको आप परेशान इस तरह छोड़ के। देखिए, हुकूमत एसेंशियल काम ये कर सकती है, हुकूमत के इख्तियार में है कि वो किसी ज़मीन को एक्वायर कर सकती है, लेकिन उसकी जायज़ ज़रूरत होनी चाहिए ना। आप रोड बना रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, या कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई बड़ी सरकार खुद कोई बड़ा यानी मालूम हो कि जनाब किसी जगह पर जो है तेल मौजूद है, गैस मौजूद है, तो डिगिंग कर सकती है, कोई और चीज़ मौजूद है कर सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि जनाब हमने शहर बसाना है और अपनी जगहें खाली करो, हम कीमत मुकर्रर करेंगे और तुम्हें पैसे देंगे। अगर लोग एहतजाज कर रहे हैं तो जायज़ एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नया एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और करप्शन की बात हो रही है, जिस पर तहरीक अल्तवा भी सेनेट में जमा करवा दी गई है। और इमरान खान के लिए बहुत बड़ा धचका है ये कि वो तो आए ही इस मैंडेट के साथ है, करप्शन का खात्मा किया जाएगा, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है इसमें पाकिस्तान का 140वां नंबर आ गया। तो अगर अगले साल इससे भी बड़ा नंबर आ जाता है, मालूम होता है कि मोस्ट करप्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड आप हैं, तो फिर क्या होगा? अभी तो ये इतना 117 से चलते चलते 140 तक पहुँचे इनके दौर में। अब बाकी जितने रह गए हैं, जो चंद ममालिक रह गए हैं, अगर आप उनको भी क्रॉस करके करप्शन के आखिरी हद तक पहुँच जाते हैं तो क्या होगा? आप टोटल एक आपको कहा जाएगा कि एज ए स्ट्रक्चर जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो टोटली करप्ट है। जो रूलिंग आपकी इलीट है टोटल करप्ट है। जो इस मुल्क के अंदर रियासत का ढांचा है उसके अंदर करप्शन उसकी बुनियादों में रखी हुई है। जो सर्विसेज हैं उनके बुनियादों में करप्शन रखी हुई है। इदारा जाती करप्शन हो रही है, बड़े बड़े पैमानों पर करप्शन हो रही है और सियासतदान सियासत में करप्शन करते हैं। हर आदमी जिसके पास अख्तियार है, चाहे वो पटवारी है, चाहे वो कांस्टेबल है, वहाँ से लेकर आखिरी ओहदे तक, सारे आखिरी मनसबदार तक, सारे के सारे इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं। कोई फाइल नहीं चलती है बाबू से हेड क्लर्क तक, हेड क्लर्क से जो है वो सुप्रीडेंट तक, सुप्रीडेंट से आगे जो मजाज अथॉरिटी उस तक, और उससे आगे तक जब तक ये फाइल चलती है बेचारी, उस फाइल के साथ साथ कायदे आज़म की तस्वीर वाले नोट भी आगे साथ साथ चलते हैं ताकि वो उस बेचारे की जिस आदमी का काम है वो काम हो सके। मालूम हुआ कि काम जो है वो 1 लाख का था लेकिन 1.5 लाख रिश्वत लग चुकी है, लेकिन काम नहीं। नाकिदीन ने खैर इस पर ये कहा है कि भाई इस पर सवाल तो होगा और जवाब पीटीआई को देना पड़ेगा। आखिर में मैं लगारी साहब आपके व्यूज़ चाहूँगी। जस्टिस गुलजार अहमद जो खिदमात उनकी रहीं, क्योंकि अब वो रिटायर हो गए हैं, और जो उनका टेन्योर रहा उसको आपने किस तरह देखा है? आखिर में तो नहीं, अगला सेगमेंट आपका बाकी मुझे ब्रेक लेनी है ना। अच्छा, ब्रेक लेनी है, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन जाहिर है उनका एक दौर था वो गुजर गया और उन्होंने एक जो माजी की अदलिया थी उसी से इनहेरेंट किया चीज़ों को। देखें, अदलिया एक तरफ आप रखेंगे जस्टिस मुनीर को, जस्टिस अनवारुल हक को और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को और साकिब निसार को, शायद उस लिस्ट में जो है जस्टिस गुलजार का नाम भी होगा। जस्टिस गुलजार ने जो है वो मेरे ख्याल में तारीख़ अपना फ़ैसला करेगी उनके बारे में, और उन्होंने जो है वो मेरी हद तक मैं समझता हूँ कि बहुत से मामलात में मायूस किया। वो बहुत कुछ कर सकते थे, उनके पास अल्लाह ताला ने बड़ा अख्तियार दिया था, वो बहुत कुछ डिलीवर कर सकते थे। उन्होंने
तोड़ने फोड़ने पर ज्यादा तवज्जो दी। उन्होंने बोला कि कोविड के दिनों में भी मैंने अदालतों को खुला रखा, फिर जस्टिस आयशा जिस तरीके से खातून जजें आई हैं। लेकिन सीनियर जजेस को छोड़कर आप खातून को ले आए, बड़ा कारनामा है, लेकिन सीनियर जजेस को छोड़कर आपने सीनियरिटी का यहाँ लिहाज नहीं रखा। यहाँ भी सिंध हाई कोर्ट से भी 2 जजेस गए हैं, एक साकिब निसार साहब के दौर में और एक जस्टिस गुलजार के दौर में, तो सीनियरिटी का लिहाज नहीं रखा। ये सवाल होगा। बिल्कुल। चलिए मुझे नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद और कुछ बात करेंगे रुझान के हवाले से आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, और बड़ी अच्छी खबर है रुझान से। हम लोगों ने यहाँ की जो सूरत हाल है अमन व अमान की, उस पर गाहे बगाहे बात की है, इस इशू को हाईलाइट किया है, और बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि शहर और गिरदोनवा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अहम इजलास बुलाया गया, और इस इजलास में बहुत सी अहम शख्सियात ने शिरकत की है और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया है। लगारी साहब, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। जाहिर है एक इतना संगीन मसला यहाँ पर जो है वो बादशाह चल रही है डाकुओं की, और यहाँ लोगों को अगवा कर लिया जाता है, और ये चैलेंज करते हैं रेट को, सरकार की रेट को, हुकूमत की रेट को चैलेंज करते हैं कि एक वफाकी वजीर के घर पर जाकर डाकू एक घर से जाकर बाकायदा फायरिंग करते हैं और फायरिंग करके वहाँ से माल मवेशी लेकर चले जाते हैं। और ऐसा भी हुआ है कि दरिया की दूसरी जानब जो है वो जाकर एक ही वक्त में 40 जो है वो भैंसें उठा ली गई और उनको पैदल ही लेकर चले गए और पूरे इलाके को यरगमाल बनाया और वहाँ फायरिंग करके लोगों को कत्ल भी कर दिया गया। फिर ऐसा हुआ कि कच्चे में लोगों को अगवा करके यहाँ पर रखा जाता है, बहुत से लोग अगवा भी हुए हैं इस सारी सूरत हाल में। अब ये हुआ है कि जब से आपने इस इशू को उठाना शुरू किया है, इस मसले पर बात करना शुरू की है, तो कुछ एक्टिविटी बढ़ी है, पुलिस ने अपनी एक्टिविटी की है। क्योंकि एक तजवीज़ ये आई थी कि जी रेंजर्स की चौकियाँ बनाया जाएँ, तो फिर पुलिस को ख्याल हुआ कि भाई अगर हम नाकाम हो गए तो फिर रेंजर्स की चौकियाँ बनेंगी, तो पुलिस ने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाई हैं। इंतज़ामी तौर पर भी हुआ है कि जनाब मीटिंगें शुरू हो गई हैं, शायद आपके पास भी हो कि मीटिंग जो हैं वो भी शुरू हो गई। अच्छा, इसकी डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जो है रुझान से अली नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अली नवाज़ बताएगा, वीडियो लिंक से शीरी मज़ारी साहबा ने भी शिरकत की है, क्या लाहेमल तैयार किया जाएगा, क्या फैसला हुआ है इजलास में? जी बिल्कुल, ये बोल न्यूज की मुसलसल ब्रेकिंग अमन व अमान के हवाले से जो है ना रुझान की जो सूरत हाल थी वो इंतहाई मतलब अमन व अमान का जो सिलसिला था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। आए रोज यहाँ पे डकैतियाँ, वारदातें, कत्ल और ये सामान मतलब मवेशियाँ उठा के यहाँ से डाकू ले जाते थे और बिल्कुल महफूज अपने ठिकानों पर पहुँचते थे। जब बोल न्यूज ने ये ब्रेकिंग की, बोल न्यूज पे ये खबरें चली, तो उसके बाद पुलिस जो है ना मुतारिफ हो गई है मुकम्मल तौर पर। पुलिस की जानिब से मुसलसल कार्रवाइयों के सिलसिले में काफी जो है वो इंतहाई खतरनाक जो डाके हैं, वो जो मवेशी थी वो भी रिकवर किया गया। इसके बाद जो है ना जिले इंतजामिया हरकत में आ गई है। श्री मज़ारी ने शायद के नोटिस ले लिया। इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से ग्रैंड मीटिंग का इनेकाद किया गया, जहाँ पे अपना डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी, DC राजनपुर, DPO राजनपुर और श्री मज़ारी ने वीडियो लिंक पर आपने ये भी मेरे ख्याल में अरकान असम्बली भी उसमें शरीक हुए हैं और पार्लियामेंट के लोग भी उसमें शरीक हुए हैं। ये भी सुना गया है कि सरदार नसरुल्लाह खान त्रिशक भी आए, वो भी उसमें शरीक हुए हैं। जी बिल्कुल, जिला भर के जो अहम शख्सियात थे, सियासी समाजी शख्सियात थे या कानून नाफिज करने वाले जितने भी अफसरान थे, सब इस ग्रैंड मीटिंग में शरीक हुए और ये मिलके लाए अमल तैयार किया गया कि रुझान में जो अमन अमान का जो मसला अरसा दराज से ये इजलास रुझान में हुआ है, राजनपुर में हुआ है, ये इजलास कहाँ पर हुआ है? ये जी राजनपुर में ये इजलास से इनेकाद किया गया था, राजनपुर में। अच्छा, फैसला फिर क्या हुआ, क्या लाहेमल तैयार हुआ है? फैसला यही हुआ है, DPO के मुताबिक DPO ने यही बयान दिया है कि रुझान में जो है ना डाकुओं का कला कमा करने के लिए एक मुस्तकिल ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं। उसके बाद रुझान पुलिस मुकम्मल तौर पर मुतारिक हो चुकी है। यहाँ पे रुझान के जो एंट्रेंस है, जो इसके रास्ते हैं, दाखिली और खारजी रास्ते, वहाँ पे पिकेट्स कैंप कर दिए गए हैं रुझान में और पुलिस पेट्रोल यहाँ पे मजीद जो है ना एलिट फोर्स की नफरियाँ तैनात कर दी गई है। अब पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि पुलिस मुकम्मल तौर पर मुतारिक है और अमन व अमान का जो मसला था उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पुलिस जो है ना बिल्कुल। अच्छा, ये जो ग्रैंड ऑपरेशन होगा ये सिर्फ इसमें पुलिस ही शिरकत करेगी या को भी शरीक किया जाएगा?
ये फिलहाल तो यही देखने में आ रहा है कि पुलिस ही इस मामले को हैंडल कर रही है, और क्योंकि पुलिस की जानिब से जो कार्रवाइयां हुई हैं, पुलिस को काफी हद तक पेश रफ्त भी, उनको मतलब काफी सारे मस्बत असरात भी मिलने लगे हैं। रुझान में जो पुलिस का ग्राफ था, लोगों का जो एतमाद था, से एतमाद करने लगे हैं जब से ये 40 भैंसें रिकवर हुई हैं, या कि अयूब कत्ल केस का जो मरकजी मुलजिम था उसके जो बाकी के लोग थे, जब वो पकड़े गए हैं तो अब पुलिस जो है ना मुकम्मल तौर पे एक्टिव हो चुकी है। ये डाकू यहाँ से डाके डालकर या बाहर से जाकर यहाँ पर आते हैं, जिस तरह से कश्मीर का इलाका है वहाँ से जाते हैं, भोंग से जाकर वारदातें करते हैं, जमालुद्दीन वाली से आगे निकल जाते हैं, वहाँ से वारदातें करते हैं, और जिस तरह से भुट्टा वाहन की तरफ से निकल जाते हैं वहाँ पर लोगों को रिसार्च करते हैं, या जहर पीर की तरफ जाते हैं और वहाँ से वारदातें करते हैं। यहाँ से जो डाकू जाते हैं कच्चे के इलाके से, उनने पूरे इलाके को यकमाल बना रखा है। क्या ये सूरत हाल बेहतर होने जा रही है, और क्या इस सिलसिले में रहीम यार खान की पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन हो रही है? लगारी साहब, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे काफी मरतबा किया गया। रहीम यार खान बाबा को पुलिस डेरा गाजी से स्पेशल पुलिस की टीमें मंगवाई गई थी, यहाँ पे काफी सारे ऑपरेशन हुए। आपके बाद डाकुओं की जानिब से भी मुतअद्दिद बार ये पैगामात मिलते रहते हैं कि हमारे जो जायज मुकदमात हैं हम उनको फेस करने के लिए तैयार हैं, जो नाजायज हैं आप हमारे साथ मिल के मुज़ाकरात करें, हमें इस दलदल से निकालें। उनकी जानिब से काफी बार यही कहा गया है कि वो देखें कौन कौन से गैंग हैं जो राब्ता कर रहे हैं मीडिया के साथ। मीडिया के साथ कौन कौन से गैंग राब्ता कर रहे हैं, कौन कौन से गैंग हैं जो कह रहे हैं कि जनाब हम सरेंडर करना चाहते हैं? लगारी साहब, ये लठानी गैंग का शबीर जो सरगना है उसकी जानिब से भी पैगामात यहाँ पे आए रोज मिलते रहते हैं। उसके बाद ये जो लोंड गैंग का जो सरगना था, शायद लोंड, वहाब लोंड, ये मार्केट जितनी भी है, इनकी जानिब से भी बारहा यही कहा गया है कि हमारे ऊपर जो जायज मुकदमात हैं हम उनको फेस करने के लिए तैयार हैं। जब बलोचिस्तान के फरारियों को कौमी धारे में डाला जा सकता है, वो अपना मतलब ये है कि सारा को सरेंडर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी इज्जत की जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं। यहाँ के जो बाजुकत ये भी होता है कि कुछ ऐसे डाकू भी होते हैं जो नहीं मुत्तफिक होते अपने गैंग में, वो फिर से सर उठा सकते हैं, वो कुछ अरसा कुछ अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो देर पा यहाँ पर क़याम अमन के लिए क्या फैसला हुआ है कि क्या करेंगे आगे? देखेंगे, यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो उनके साथ मिल के मुज़ाकरात किए जाएं, जो जायज मुकदमात हैं उनके ऊपर वो फेस करेंगे। बाकी जो जितने भी फेक मुकदमात हैं या जो जितने भी इलाके में वारदातें होती हैं, अब नाम डाकुओं का होता है, वारदात करने वाला कोई होता है, इस तरह से बाकी लोगों को एज मिल जाता है और ये जो अमन अमान की फिजा ये खराब हो जाती है। उनका यही कहना है कि शहर और गिरदो नवाब में जितने भी वारदातें हो रही हैं, नाम और मुकदमात हमारे मतलब वो मुकदमात हमारे नाम पे दर्ज हो रहे हैं, बाकी वारदातें करने वाले दूसरे हैं, तो हम फेस करने के लिए तैयार हैं। इस तरह का अगर गिरावट बनता है यहाँ के लिए लेते हैं इस चीज को। बारहा उन्होंने यही कहा है कि हम सरदारों की इज्जत करते हैं, सरदार आए, यहाँ के जो मतलब जिम्मेदार बंदे हैं, जिम्मेवार बंदे, वो आए हमारे साथ बात करें। तो हम हर हवाले से उनको बात यह है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह की माहौल क्रिएट करने में कोई पहल नहीं कर रहा है। ना तो सरकारी मतलब कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को सीरियस ले रहे हैं, ना ही मकामी सरदार इस बात को सीरियस ले रहे हैं। इसी हवाले से जो है ना अमन अमान का जो मसला है वो जू कतू है। तो लगारी साहब, इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इनसे बात करे और जो हथियार जाहिर है यहाँ की मकामी क़यादत जो है, पॉलिटिकल क़यादत, उसे आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ की इंतज़ामिया को आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ पुलिस इन्फोर्समेंट के लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए, और उनके अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको भी ड्रा करना होगा। ये नहीं हो सकता है कि ताकतवर लोग जो हैं अपने मफादात रख कर बैठें और फिर ये चाहें कि जनाब अमन भी कायम हो जाए, तो ऐसा सूरत हाल नहीं हो सकती है। यहाँ जो डाकू काम कर रहे हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ वक्त में आते रहे हैं। कोई बोसन गैंग हुआ करता था, उसके बाद छोटू का गैंग होता था, छोटू के बाद जो है वो और गैंग आए, अभी वो जो बता रहे हैं लोंड का जो है वो गैंग चल रहा है, दूसरे गैंग चल रहे हैं। इन गैंग्स का अगर कोई सरेंडर करना चाहता है, डायलॉग करना चाहता है, तो उसको डायलॉग करके ले आएँ और फिर उसके बाद सरेंडर करा के आप जेल भेजें और उनके खिलाफ जो है मुकदमा करें, प्रोसेस करें। और जो अगर नहीं करने को तैयार है तो फिर आप ऑपरेशन की तरफ जाएं कि जना ऑपरेशन ही करना है, और उसकी आखिरी हाल की तरफ जाएं। और ऑपरेशन ग्रैंड ऑपरेशन अगर होता है तो फिर ग्रैंड ऑपरेशन के नतायज भी इस तरह के होते हैं। तो इस तरह से ये ज़रूरी हो गया है। लेकिन ये कि जब फसलें उठाने का वक्त आता है तब ये वाक़यात होते हैं, क्योंकि असल में लोगों ने कुछ काश्तकारियाँ की होती हैं, उनकी काश्तकारी भी बेकार जाती है, बर्बाद होती है, और लोगों को अपनी फसलें भी उठाने का मौका नहीं मिलता है। सही, लेकिन खैर बहुत अच्छी बात है कि इस पर जो अरकान बैठे हुए हैं असेंबलियों में, अरबाब इख्तियार हैं,
उनको कुछ ख्याल आ गया और उन्होंने यहाँ में इजलास तलब किया, इस पर बात हुई है, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों को कुछ एतमाद की जो फ़ज़ा है वहाँ पर बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। अली नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक और बहुत अहम मामला है डेरा गाजी खान से, जहाँ पर नाअहली इंतज़ामिया की देखी जा रही है, कुत्तों का राज है वहाँ पर, खूनख्वार कुत्तों के काटने का वाक़या वहाँ पर पेश आया है। मिठाई बेचने वाले लड़के को काट कर शदीद जख्मी कर दिया है। नहीं, उससे पहले एक दिन पहले बड़ा संगीन वाक़या हुआ कि 7वीं क्लास का बच्चा वो घर से निकला और वो जो है उसके पीछे 5 कुत्ते लग गए। इसकी तो सारी चलती रही है, मेरे ख्याल में आपके प्रोड्यूसर के पास भी होनी चाहिए। वो 5 बच्चे जो हैं वो 5 कुत्ते जो हैं एक बच्चे पर पल पड़े और उस बच्चे को इतना शदीद ज़ख्मी कर दिया कि वो शाम तक बच्चा फौत हो गया। ये संगीन वाक़या हुआ है। और उसके बाद अगले दिन जो है ये वाक़या हुआ कि एक और शख्स पर कुत्तों ने हमला किया और उसको भंभोर डाला है। अब जो है इस सिलसिले में शायद कार्रवाई हो रही है। ये जानने के लिए हम रब्ता करते हैं, इस वक्त डेरा गाजी खान से हमने रब्ता किया है। बख्त खोसो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बख्त खोसो, बताइएगा, यहाँ पर कुत्तों का राज है, इंतजामिया कुछ कर रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर कुत्तों की राज है और न सिर्फ राज है, सरकारी इदारों में कुत्ते जो है वहाँ पर चौकीदार नहीं है। जो कुत्ते चौकीदारी का जो फराइज है वो अंजाम देते आ रहे थे। सेकेंडरी हाई स्कूल है डीजी खान शहर के अंदर, वहाँ पर जो स्टूडेंट 7 क्लास का था मुबशर जब दाखिल हुए तो कुत्ते 5 से 6 कुत्ते थे, उन्होंने हमलावर हुए और लड़का दौड़ता रहा तालिब इल्म, वो स्कूल के अहाते के अंदर कुत्ते अंदर मौजूद थे और वहां पर जो है लड़का तो दौड़ते दौड़ते बिल आकर थक कर गिर पड़ा तो कुत्ते जो उनके कपड़ों से और जिस्म से उसको घीलना शुरू कर दिया था पकड़कर और घसीटते रहे। और इस वाकया के आधा घंटा पौने घंटे तक स्कूल इंतजामिया बिल्कुल बेखबर रहे और उसके बाद जब उनको पता चला तो बच्चा बेहोश था और फिर वो 2 घंटे से तकरीबन 2 घंटे के वक्फे में उनको अस्पताल तक नहीं पहुंचाया गया, बल्कि स्कूल जो तालीमी अदारे के जो अफसरान हैं हम कह रहे हैं कि रेस्को वाले को हमने कॉल की, टीम नहीं पहुंची वहां पर, बल्कि रेस्को वाले ये कह रहे हैं कि जब हमें इत्तला मिली तो हम 9 मिनट के अंदर पर पहुंचे हैं। बल्कि लेकिन देखिए बख्त खोसो, वो जिम्मेदारी डालेंगे उन पर, बात यह है कि यहाँ पर इंतजामिया इनको तल्फ करने के लिए कोई इंतजाम कर रही है या फिर बस अवाम को ऐसे ही छोड़ दिया गया है? सबसे बड़ी बात यह है कि इसको 2-3 घंटे के बाद 5 मिनट का अस्पताल से उसके बाद बच्चे को लेके गए हैं और वहां पर उनकी डेथ हो गई। एक दूसरी बात यह है, जब एक रोज बाद वजीर आला जब डीजी खान पहुंचे तो वजीर आला को मीडिया ने निशानदेही की तो वजीर आला ने फौरी तौर पर 3 अफसरान को कर दिया, स्कूल के इंचार्ज और कारपोरेशन के सीईओ को और उसके बाद 1122 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू के, और मुअत्तल करने के बाद फौरी तौर पर आज एक गायब कुत्ते जो है तलब कर दिए गए हैं। ये कि हम हमेशा तब क्यों एक्शन लेते हैं जब कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है? 2 लोगों की जान चली गई, उसके बाद ये एक्शन हुआ कि अफसरान एक बच्चा जो है वो बेचारा मुबशर जो है वो फौत हुआ और एक दूसरा लड़का जो है वो ज़ख्मी हुआ है और शदीद ज़ख्मी हुआ है कुत्तों के हमले से। और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया और कुत्ता मार मुहिम शुरू की गई है। मेरे ख्याल में वज़ीर आला का ये डिस्ट्रिक्ट है, वज़ीर आला का यहाँ पर राज है और आप देखें किस तरह से कुत्ते आज़ाद फिर रहे हैं, किस तरह से लोगों पर जाकर हमले करते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे पर 5-5 कुत्ते हमला करते हैं और उनकी जान चली जाती है। तो मेरे ख्याल में वज़ीर आला को कम अज़ कम ज़ाहिर है हुकूमत ज़िम्मेदार है, वज़ीर आला ज़िम्मेदार है। हम अगर यहाँ होता है तो हम पीछे पड़ते हैं, ज़ाहिर है कहते हैं कि जनाब अगर सिंध में कुत्ता किसी को काटे तो हम तो बाकायदा इसका बाकायदा मीडिया हम उसको नहीं छोड़ते हैं, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ते हैं। तो पंजाब में अगर कोई इस तरह के वाक़यात हों तो फिर जिम्मेदारी तो ज़ाहिर है वज़ीर आला की होगी या वहाँ पर जो भी हुकूमती अहलकार हैं उनकी जिम्मेदारी होगी और वो इस जिम्मेदारी को अगर पूरा करें तो ये सूरत हाल पैदा ना हो। लगारी साहब, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखा जाए, इंतजामी लेवल पर देखा जाए तो ये किस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, किस चीज़ का ख्याल रखे और अगर बहुतात है तो वक्त से पहले उनको तल्फ किया जाए? यही है असल मसला, यही है। यहाँ बल्दियाती इदारे होते हैं, काउंसिलें होती हैं, कॉरपोरेशन होती हैं, वो काम करती हैं, वो मुहिम चलाती हैं, वो कुत्ते मार मुहिम चलाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि जी वो बहाल कर दें, बल्दियाती इदारे नहीं हुए बहाल। इन्होंने पिछले 2 साल से फैसला पड़ा हुआ है और फैसले पर अमल नहीं हुआ। अगर वहाँ के यहाँ जो बल्दियाती इदारे हैं वो अगर इसका इंतज़ाम करें कि जनाब कुत्ता मार मुहिम अगर चलानी है तो वो भी चलाएं और अगर उसके अलावा
किसी तरह से भी कोई ऐसे वाक़यात होते हैं तो हमारे ये होता है, फिर और चीज़ें बहुत से डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लोग होते हैं, उनको काम करना होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उनको काम करना होता है, तो किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना होगा। अगर इस तरह के वाक़यात पेश होते हैं तो सख्त गुज़ीदगी के वाक़यात किसी भी सूबे में हों, कहीं भी हों, तो उनका नोटिस लिया जाना चाहिए। बिल्कुल उनका नोटिस होना चाहिए, और ऐसे इंसानी जान बहुत कीमती है। इस तरह से नहीं हो सकता कि आप इसको दरगुजर कर दें और जब कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो फिर आप बोलें कि जनाब अब ये हो गया है, अफसरान मुअत्तल कर दिए हैं तो अब हम कार्रवाई कर रहे हैं। जी जनाब, एक और अहम मामला जो कि महंगाई का मामला है। महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, और अभी हालिया जो वज़ीर आज़म ने स्टेप लिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को रोका गया। फ़िलहाल अब वो वाकई रोका गया या फिर कुछ टाइम के लिए आसरा दिया गया, आगे चलकर फिर बढ़ जाएंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। लगारी साहब, इदारे शुमारियात तो कभी कोई अच्छी खबर नहीं देता, वो यही कहता है कि अब महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ गई और 12.96% हो गई है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में इंटेंशन है हुकूमत का कि लोगों को इस हद तक बेजार कर दिया जाए कि लोग बाहर निकल आएँ। इसके अलावा और कोई इन्होंने चारा नहीं छोड़ा है, रास्ता नहीं छोड़ा है। हर चीज़ की महंगाई होती जा रही है और ये आसरा दिया गया है, अभी भी आसरा ही दिया गया है कि पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। तो ये एक थोड़ी देर के लिए, कुछ वक्त के लिए है। ये डिक्टेशन लेकर आए हैं, जो कुछ भी इन्होंने माना है IMF के आगे वो सारी चीज़ें जो उन पर अमल करेंगे। इन्होंने इतना ख़तरनाक काम किया कि फिस्कल पॉलिसी भी IMF को दे दी और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी भी इन्होंने IMF की दे दी। अब वो तय करते हैं कि हमारी चीज़ें कौन सी महंगी होंगी, कौन सी सस्ती होंगी। सस्ती तो होती ही नहीं है। हमारी चीज़ों के बारे में कीमतें बढ़ाना जो है सिर्फ वहाँ से आर्डर आता है, यहाँ पर बैठे हुए लोग अमल करते हैं और यहाँ उनके नुमाइंदे बैठे हैं जो उनके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, उनके इंटरेस्ट को जो है वो देखते रहते हैं कि जनाब उनका मफाद पूरा होना चाहिए। $1 अरब की इमदाद के लिए आपको सारे मुल्क के लोगों को अजाब में मुब्तला करना पड़ता है, तो आप अपनी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आप अपनी इंपोर्ट्स क्यों नहीं कम करते हैं? आप अपनी तरक्की के लिए क्यों नहीं कम करते हैं? आप दुनिया में इन्वेस्टमेंट, दुनिया से क्यों इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आते हैं? क्या हमसे ज़्यादा दीगर ममालिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं? उनसे तो हमारा कंपैरिजन ही नहीं है ना लगारी साहब। नहीं, क्या मतलब है? बांग्लादेश से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपको पता है वो एग्जांपल देते हैं, उनसे तो कोई हमारा मुकाबला ही नहीं है। मैं उस मुल्क की बात ही नहीं करता हूँ। वज़ीर आज़म तो हमेशा बड़े मुल्कों के साथ कंपेयर करते हैं। भाई इस मईशत को, जिसकी ये ज़बो है, इस ज़बो हाल मईशत के मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर आपका ये मुनासिब काम है कि आप मुकाबला करें कनाडा के साथ, आप मुकाबला करें बरतानिया के साथ, आप मुकाबला करें अमेरिका के साथ, आप मुकाबला करें ऑस्ट्रेलिया के साथ और चाइना के साथ मुकाबला करें। आप अपनी मईशत का हाल देखें जिसको आपने खुद बर्बाद किया है, तबाह किया है आपने इस मईशत को, और आपने उस पर तवज्जो नहीं दी है। आपने सिर्फ नारे और जो हैं वो उन पर तवज्जो दी है, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आखिरी 1.25 साल है, आपको लगता है कि इसमें महंगाई कम होगी? मुझे नहीं लगता है। मुझे बदकिस्मती की बात है, मुझे दुख की बात है, अफसोस की बात है। इस मुल्क के लोग जिस तरह से भुगत रहे हैं, जिस तरह से तकलीफ उठा रहे हैं, जिस तरह से परेशानियां उठा रहे हैं, हुकूमत का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। हुकूमत सिर्फ अच्छा अपने लोगों की लूट मार तो रोक दो यार। जो आटा कमीशन में आटा खा जाते हैं, जो चीनी कमीशन में चीनी खा जाते हैं, जो पेट्रोल कमीशन में पेट्रोल खा जाते हैं, जिन लोगों ने जिस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाया है, अब गाड़ियां संभल करने थे यहाँ बैठकर करते हैं और उसके बाद जो मार्केट में ले जाते हैं। दुनिया में यार, आप दुनिया में जाकर देखें, आप अगर यूके में हैं तो 1000 पाउंड में, 1500 पाउंड में, 2000 पाउंड में जो आपके 4 लाख बनते हैं, आप बेहतरीन गाड़ी जाकर ले लेते हैं और वो गाड़ियां जब यहाँ पहुंचते हैं टैक्सेस लगकर मालूम होता है कि वो तो 40 लाख की गाड़ियां। ये पैसे कहाँ जाते हैं? इस हुकूमत के साथ थी अवाम की और अब भी कुछ लोगों की हैं। अल्लाह करे कि हुकूमत उन तवक्कुआत पे पूरा उतर आए। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, क्योंकि गवर्नेंस के लिए बहुत कम टाइम रह गया, उसके बाद लोग सवाल आपसे करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।